हेलो एंड वेलकम टू द कैम्पफैक्ट एजुकेशन। CSR नेट का एग्जामिनेशन जो नवंबर में हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर भी आपके पास है और आंसर की भी आपके पास है। तो अब ये टाइम है हम ये देखें कि जो हमने आपको एग्ज़ाम से पहले कहा था और एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमारी क्लास में से पढ़ाए हुआ कितना पोर्शन आया है, आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ वो चलते हैं। मैं इस वीडियो में सॉलिड स्टेट और ग्रुप थ्योरी के ही टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। ऐसे ही छोटी छोटी डिफरेंट वीडियोज़ में जो टॉपिक के क्वेश्चन हुए अब आ रहे होंगे वो आप लोग देखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप जानते हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सीसीपी पैकिंग पूछी हुई है। सीसीपी पैकिंग, इसमें दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बताने हैं आपको पर यूनिट एरिया इन द प्लेन्स इज इन द ऑर्डर। पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से समझना था। दूसरी बात ये समझनी है जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, और अगर गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जो आपके सही होंगे उनमें से। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कौन कौन से 3 प्लेन दिए हैं, और ये आप अच्छे समझते हैं। क्या मैंने आपको मिलर इंडिसेस पढ़ाए हैं? तो आप लोगों को ये तीनों प्लेन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कहा है। लैटिस पॉइंट का मीनिंग आप समझते हैं जहां पर एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक के लैटिस पॉइंट क्या हुए, कॉर्नर्स। बीसीसी के लैटिस पॉइंट क्या हुए, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सुननी और समझनी चाहिए क्योंकि आप आगे भी एग्जामिनेशन देंगे। तो सिर्फ इसी के आंसर को डिस्कस करूं उससे बेटर है आप सारी कहानी जो है एक बार ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी बात यह है, अब इस वर्ड को भी लिखा है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट नहीं पूछे, पर यूनिट एरिया पूछा हुआ है। तो पर यूनिट एरिया मतलब इस एक एरिया है, उस एरिया में अगर सबके लिए एरिया बराबर कर दे तो ज्यादा लैटिस पॉइंट किस में आ रहे होंगे, क्वेश्चन ये हुआ। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहला प्लेन जो है, 3 प्लेन गिवन है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1, 3 प्लेन है। तो आप जानते हैं अगर सिंपल क्यूबिक में आपसे मैं 1 0 0 प्लेन बनाने को कहता हूं, कोई भी यूनिट सेल लीजिए, अच्छा एफसीसी यूनिट सेल है, नॉट सिंपल क्यूबिक, तो आप ये बात समझ लेंगे कि जब एफसीसी यूनिट सेल की बात चल रही है तो जो लैटिस पॉइंट है वो कहां है, कॉर्नर और फेस के सेंटर पे। तो मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन आप लोग ये मान लेंगे कि कॉर्नर और हर फेस के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। तो 1 0 0 वाला प्लेन क्या है, अगर ये ओरिजिन है आपका तो 1 0 0 प्लेन वाला क्या होगा, ये तो मिलर इंडिसेस हैं, आपने इसके इंटरसेप्ट निकाले होंगे, क्या रेसिप्रोकल कर दो, सिर्फ 1 इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। इसका रेसिप्रोकल लेते ही mi से आप कहां पहुंच जाते हैं, इंटरसेप्ट पे। क्या ये सब बातें मैंने सिखा रखी है क्लास में। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं 1 0 0 प्लेन की तो कौन सा होगा, यानी एक्स एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट, वाई और जेड प्लेन के पैरेलल। तो हम लेट्स सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये वाली वाई और ये वाली जेड एक्सिस। तो आपको जो 1 0 0 प्लेन है बेटा, दैट शुड बी योर दिस प्लेन। अब आप इस पे ये देखिए कि लैटिस पॉइंट कितने आए, यानी कितने एटम इस प्लेन पर आए हुए हैं। एक तो ये वाला 1 2, क्योंकि एफसीसी में यहां कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं, 3 एंड 4, और फेस सेंटर वाला भी तो आएगा। तो लैटिस पॉइंट, अगर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ही पूछा होता तो हम कहते सर 1 0 0 प्लेन पे 5 लैटिस पॉइंट आएंगे। अगर यूनिट, लेकिन वहां पे उसने वर्ड क्या यूज किया, पर यूनिट एरिया। इसका मतलब आपको उस एरिया में देखना है। तो एरिया कितना है आप जानते हैं, क्यूब की यूनिट सेल अगर हम ए मान ले तो ए स्क्वायर जो है ये इसका एरिया हो गया, पढ़ाया सब मैंने। ए स्क्वायर में कितने लैटिस पॉइंट हैं, 5। पर यूनिट एरिया निकालना चाहेंगे तो 1/5 कर देंगे, लेकिन रुके रहिए, यही तो आपको सीखना है कि नेट के एग्जाम में फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपने देखा, लेकिन ए स्क्वायर एरिया में कितना है, 5 है। दूसरी बात करते हैं, योर प्लेन नंबर कौन सा, 1 1 0। तो क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो हमने देख लिया। चलिए आप साइड में हो जाइए बेटा। हियर 1 1 0 प्लेन, मिलर इंडिसेस गिवन है, आप पहले इंटरसेप्ट निकालेंगे तब आप प्लेन बनाएंगे। आप एक्स वाई जेड एक्सिस बिल्कुल सेम मान के रखिए जिसमें आपने मान रखी थी। तो इफ दीज आर योर मिलर इंडिसेस तो आपके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, आपके इंटरसेप्ट हो जाएंगे
1 1 और इन्फिनिटी। x पे 1 कट करेगा, y पे 1 कट करेगा और z के पैरेलल होना चाहिए। तो इफ योर एक्सिस x पे 1 कट कर रहा है और y पे 1 कट कर रहा है और z के पैरेलल होना चाहिए, तो विच इज योर प्लेन? ये देखो इसको इस तरीके से। ये सब मैंने बनवाए हुए हैं और मैंने बनवाते वक्त ये बात बोली थी, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के अंदर से आपसे प्लेन आएंगे, कोई एक्स्ट्रा बाहर के प्लेन नहीं आएंगे, ये बात बोली थी मैंने। तो अब लैटिस पॉइंट देखिए कितने हैं, 1 कॉर्नर पे तो है ही, कितने लैटिस पॉइंट हो गए? 4। क्लियर है? अच्छा, एक बॉडी सेंटर पे तो हो गई, ऊपर वाले फेस के सेंटर वाला आ रहा है, एक नीचे वाले फेस के सेंटर वाला आ रहा है, यही आ रहा है, और तो कहीं प्लेन पे प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर ये क्यूब की जो एज लेंथ ए है तो ये उसका फेस डायगोनल है। सबसे पहली क्लास जब मैं सोच स्टार्ट करता हूं, मैं सबसे पहले बताता हूं, आप फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल की लेंथ याद रखेंगे कितनी है, a√2। तो इस बार ये a√2 है और ये क्या है, a है, यानी कि ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये एज लेंथ है ये, लेकिन एरिया तो वही होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप एरिया किस तरीके से निकालेंगे? एरिया होगा आपका a इंटू a√2। तो कितना हो गया ये, a²√2। इस एरिया में कितने लैटिस पॉइंट आ रहे हैं? तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो a² एरिया में कितने आ रहे होंगे? 6 डिवाइड बाय √2। और √2 कितना होता है आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, 1.414 होता है। तो अभी भी इसको सोल्व मत कीजिए, इसके a² में 5 था, ये 1.414 है। ठीक है, काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि साइड जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये इसका हमने निकाल लिया, ये इसकी वैल्यू है। अभी सॉल्व करेंगे, देखो नेट के पेपर में उतना ही सोल्व करना जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको बना लिया है। हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं हम। चलिए बेटा, लास्ट प्लेन पे आते हैं। और मैंने तीनों प्लेन बनवा रखे हैं, इसलिए कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि आपने क्लास में तीनों नहीं बनवाए हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें 1 1 1 प्लेन की, तो मैंने बना के दिखाया है आपको और मैंने बताया भी था, मिलर इंडिसेस तो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। x पे 1, y पे 1 और z पे 1। तो जो प्लेन है वो ये है। अब आप देखिए, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें कितने लैटिस पॉइंट आ रहे हैं? देखो, कॉर्नर वाले तो आएंगे ही, 1 2 एंड 3 लैटिस पॉइंट्स। ये फेस सेंटर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला फेस सेंटर भी आ जाएगा और राइट वाला फेस सेंटर भी आ जाएगा। देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें तो सबसे ज्यादा लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं और एरिया भी क्या है, सबसे कम है। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट, पढ़ाया है मैंने क्लास में, याद करो, a² को यानी कि जो उसकी साइड है उसका स्क्वायर। ए तो हम इसकी एज लेंथ मान के चलते थे, लेकिन जो एज लेंथ है इस बार वो a नहीं है, वो क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो जो एज लेंथ है वो a नहीं है, एज लेंथ है क्या, ये वाली, और ये है फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, a√2। तो जो इसका एरिया आएगा वो होगा √3/4 a² का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, √3/4 a/√2 का होल स्क्वायर। और इसमें कितने लैटिस आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए हैं। तो a² में कितने आएंगे, क्या आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन एग्जाम में कम से कम करनी है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 डिवाइड बाय √3, 24 डिवाइड बाय √3, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे जब तो क्या होगा, ये a² और √2 × √2 क्या हो जाता है, 2 बन जाता है। इस 2 को इधर ले आओगे तो a² जो है वो आ गया 12/√3, ठीक है। तो √3 जो होता है वो क्या होता है, 1.732। आपको ये आइडिया लगाना है। देखो बेटा, इसके a² में 5 आए हुए हैं, इसके a² में 6 डिवाइड बाय 1.414 है। तो ये वैल्यू जो है
इन दोनों में कंपेयर करना है। देखो तो 6 को आप, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आपको छोटे और बड़े का फर्क लगाना है, 6 को आप डिवाइड करते हैं किससे, 1.414, तो 6 टाइम तो नहीं जाएगा, 5 टाइम्स ही जाएगा। अगर आप 5 टाइम इसको करते हैं तो 5 4 जा, इसको मान लो 0 0 0 पॉइंट के बाद 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 4 20, 5 4 20, 0 2 5 1 5 5 7 5 20 अगेन 2 7, बल्कि ये 5 टाइम भी नहीं जा रहा, 5 टाइम करने पे क्या आ रहा है, ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच मीन्स कि ये 4 टाइम समथिंग जाएगा। कुल मिला के हमें कंपैरिजन तो करना था कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 5 से क्या आ रही है, कम आ रही है, और अगर 5 से कम आ रही है तो इसके ए स्क्वायर में कम है, लेटिस पॉइंट है इसमें क्या है, ज्यादा। तो इन दोनों का फैसला तो हो गया कि जो सबसे आगे है वो कौन सा होगा, 100 वाला आगे, और इसमें कम है 110 वाला। सबसे ज्यादा वाले की बात करते हैं। अब मुझे क्या पता सबसे ज्यादा क्या नहीं है, तो यानी इसको तो मैं, इन दोनों में कंपटीशन होगा ना, तो हम जानते हैं इसके ए स्क्वायर में 5 है, इसके ए स्क्वायर में कितना होगा, तो 1.7 होता है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 5 + 10 16 3, तो आएगा 8 पॉइंट, यानी ये 5 से बड़ा भी नंबर चल सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि भाई देखो मैंने क्या बताया, 1.732 को 5 टाइम्स करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, यानी आप 6 टाइम करके देखिए ऐसे करने के, 6 या जितना भी आ रहा होगा। लेकिन हमें पेपर में क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन उतनी करो जितनी रिक्वायरमेंट है। तुम एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के क्यों कंपेयर कर रहे हो, आपको दिख गया इसके ए स्क्वायर में 5 है, इसके 5 से कम है, इसके स्क्वायर में 5 से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए हैं, 111। दिस इज द वे जो मैं आपको बताता हूं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक में स्क्वायर था, एक में रेक्टेंगल था, एक में ट्राइंगल था, एरिया का आइडिया होना चाहिए और कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी थी, सिर्फ इतना आइडिया लगाना था किसमें एरिया लैटिस, जो लैटिस साइड्स हैं वो ज्यादा है। सो इन दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट, देखिए ये वाला बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, और ये भी कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। इन्होंने बहुत उल्टा काम किया है, जिसमें थोड़ा सा पढ़ना था वो 2 नंबर में दिया है, और ये 4 नंबर में दिया है कि उससे भी आसान है। उन्होंने ये पूछा है आप लोगों से, आयरन जो है वो बीसीसी में एग्जिस्ट करता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाँ आयरन बीसीसी में एग्जिस्ट करता है, जैसे सिल्वर एफसीसी में करता है, तो वो तो एक इन्फॉर्मेशन दी है इन लोगों ने। पूछा है कि द मिलर इंडिसेस ऑफ द सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन, कौन सी रिफ्लेक्शन अलाउड, क्या मैंने आपको सिलेक्शन रूल करके पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ, कि कौन बीसीसी या सिंपल क्यूबिक एफसीसी कब रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है। ये पूछ रहा है कि, लेकिन इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, द मिलर इंडिसेस ऑफ द सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन। ये बातें समझनी जरूरी होती हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम पेपर में 3rd आ गया या 1st आ गया तो आप क्या आंसर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ये बात जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि बीसीसी कब रिफ्लेक्शन मिलेगा बीसीसी से, तो आप जानते हैं कि सर बीसीसी से रिफ्लेक्शन मिलता है जब H + K + L जो है इनका सम जो होगा वो क्या मिलेगा, इवन मिल रहा होगा, वहीं बीसीसी से रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होते हैं। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आप ये बात समझ ही रहे होंगे कि सर इसमें तो 1 + 0 + 0 तो ओड ही आ गया, 1 + 1 + 1 जो दूसरा ऑप्शन है वो भी ओड आ गया, 2 + 1 + 0 तीसरा चौथा ऑप्शन भी ओड आ गया। तो इसका तो एक ही आंसर सही बनता होने जा रहा है, जो कौन सा है, 2 + 0 + 0 जो कि इवन आ रहा है। तो बीसीसी तो इन चारों में से एक पे ही रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें आपने कोई दूसरा कंपटीशन में क्वेश्चन भी नहीं दिया, पर ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे 4 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है कि अगर सेकंड रिफ्लेक्शन की बात है तो सेकंड रिफ्लेक्शन का मीनिंग है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि HKL, तो सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां मिलेगी, 110, क्योंकि ये वो पहला प्लेन होगा मिलर इंडिसेस जिसपे H + K + L की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो 200 ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, सेकंड प्लेन है जिससे रिफ्लेक्शन मिल रही है। तो ये इसका मीनिंग था भाई, सेकंड रिफ्लेक्शन। अगर 110 भी ऑप्शन में होता
लेकिन बीसीसी तो उससे रिफ्लेक्शन देता, और मैंने स्पेशली वीडियो को तो मैंने पहले की बनाई हुई है, आप जाके देखिए, मैंने बोल रखा है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बीसीसी की, सेकंड रिफ्लेक्शन एफसीसी, ये सारी बातें मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को जब आप एग्जाम में होते हैं सारी बातें जो क्लास में बताई होती हैं उन्हें ध्यान से समझना होता है और उनको वहां अप्लाई करना होता है। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चनों को डिस्कस करें खुद तो कैलकुलेशन करके बैठे हैं कैलकुलेटर में, अब बच्चे किस तरीके से डील करेंगे, तो मैं उसी तरीके से बता रहा हूं कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसमें कितनी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट थी, ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। हम ग्रुप थ्योरी से आए हुए क्वेश्चंस की बात करें तो ग्रुप थ्योरी के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, और जैसे कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सर क्वेश्चन जो होंगे ना वो पॉइंट ग्रुप का एक इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस बार थोड़ा ठीक क्वेश्चन आए हैं, चलो देखते हैं। पर स्कोरिंग थे ऑब्वियसली, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप स्कोर नहीं कर सकते थे। सबसे पहली बात यह है, आपको कैरेक्टर टेबल गिवन है। किसकी कैरेक्टर टेबल गिवन है? ये है C2B पॉइंट ग्रुप की, और ये तो हमने इतनी बार क्लास में बनाई है, आप लोगों को याद भी हो गई होगी। वो आपसे पूछ रहे हैं अगर कोई दो फंक्शन है F1 और F2 और वो बिलोंग करते हैं किससे, F1 बिलोंग करता है A2 से और जो F2 है वो किससे बिलोंग करता है B1 से, तो लिख देते हैं A2 जो है वो क्या है F1 और जो B1 है वो क्या है F2। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट करना है यार, F1 और F2 का, तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, A2 और B1 का प्रोडक्ट करना है, और मैंने आपको क्लास में बता रखा है डायरेक्टली A2 और B1 करोगे तो B2 ही आएगा डायरेक्टली, करके देख लो। 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, -1 into 1 is -1, -1 into -1 is 1। ये तो उसमें कोई देखने वाली बात थी ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है किसी भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा आ जाएगा, अनलेस आप A1 से मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप A2 को A1 से करेंगे तो A2 ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वो तो कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता। A2 B1 की बात कर रहे हैं, जिस बच्चे ने क्लास में पढ़ा है वो डायरेक्ट ही जानता हो क्या आ जाएगा B2। तो पहले ऑप्शन देखो क्या देखें, द प्रोडक्ट बिलोंग टू A2, अरे हो ही नहीं सकता, द प्रोडक्ट बिलोंग टू B2, यही होगा, और कोई ऑप्शन में B2 है ही नहीं, विच मीन्स हो गया क्वेश्चन। अब वहां पे अगर आपने क्वेश्चन कर दिया है तो आगे उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में B2 था। तो इस तरीके से आप इजीली स्कोर कर सकते थे। हालांकि इसने इंटीग्रल भी पूछा है कि इंटीग्रल 0 होगा या नहीं होगा, तो याद कीजिए इंटीग्रल वाली बात मैंने कब बताई थी कि अगर आप इसका इंटीग्रल करते हैं F1 फंक्शन 1 फंक्शन 2 जो भी है डीटा लेट्स सपोज, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था कि ट्रांजिशन के बारे में हम इंटीग्रल 0 या नॉन 0 होता है उसमें हम किस तरीके से यूज करते हैं, पर आप अच्छे से जानते हैं इंटीग्रल 0 आएगा क्योंकि दोनों फंक्शन जो है F1 और F2 दोनों, मैंने हमेशा एक GOT की जो पोस्टुलेट है मैंने उसमें हमेशा क्या कहा है कि जो दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। तो ये उस वाली थ्योरम से डायरेक्ट आप सोच सकते थे कि जब ये दोनों का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल है, करके देख लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 into 1 plus 1 into -1 plus -1 into 1 प्लस -1 into -1 ऐड कर देना 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हालांकि अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो उनको भी हम यूज करते, जो मैंने C3 की कैरेक्टर टेबल बनाते हुए आप लोगों को बताया था। तो आप समझ रहे हैं, इसमें मैं जानता हूं हमसे पढ़े हुए किसी भी बच्चे ने कोई गलती नहीं की होगी। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके लिए मेहनत करके स्कोर करना था, क्वेश्चन जिस पे सेकंड आया हुआ, चलिए इसको देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन आप लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है BCl3, और हम जानते हैं BCl3 जो है उसका पॉइंट ग्रुप D3H है। मैंने आपको पहले बताया था, अब एग्जामिनर जानता है, ये बेसिक बातें आप समझ गए होंगे। पॉइंट ग्रुप फिर भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट कैरेक्टर टेबल के जो अब एप्लीकेशंस है वो ज़्यादा पूछने लगे हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में जब भी पढ़ेंगे, आई होप कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया हो। इन केस अगर आप कोई नए बच्चे थे जिसने सिर्फ ऐसे ही आइडिया के लिए एग्जाम दिया था, तो नए सेशन में हमें कुछ और एप्लीकेशन ग्रुप थ्योरी की पढ़नी होगी, क्योंकि एग्जामिनर अब अच्छे कैरेक्टर टेबल के हायर लेवल वाले क्वेश्चन भी पूछने लगा है। तो आप लोगों को मैंने बता रखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में आपसे IR एक्टिव, रमन एक्टिव या फिर वाइब्रेशनल मोड्स की जो है वो कैलकुलेट करवाए थे। शुरू के कुछ ईयर्स जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे थे तो वो आपसे वाइब्रेशनल मोड्स जो हैं उनकी सिमेट्री को फाइंड आउट करवाता था। तो अब ऐसा नहीं किया उसने बता दिया कि जो वाइब्रेशनल मोड्स की सिमेट्री है वो कौन कौन सी है, मैं लिख के दिखाता हूं अगर आपको वहां से क्लियर नहीं लिखा समझ में आ रहा। वो है A1 डैश टू E डैश, E डैश मतलब डबली डीजनरेट मोड है, प्लस ये सारी बातें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, A2 डबल डैश। इसने ये भी बता दिया है कि BCl3 मॉलिक्यूल के जो हैं जो IR स्पेक्ट्रम में जो बैंड मिलते हैं, कहां मिलते हैं, IR एक्टिव जो मोड्स हैं उनकी जो आपको बैंड्स मिलती है वो कहां कहां मिलते हैं। एक तो 995 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है, दूसरा जो है 480 पे मिलता है,
और तीसरा जो है 244 पे मिलता है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। ये IR एक्टिव मोड्स जो हैं उनके लिए जो बैंड मिल रहे हैं, क्लियर है। लेकिन रमन एक्टिव वाले जो मोड्स होंगे, आप जानते हैं कुछ मोड रमन एक्टिव भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती तो जो IR एक्टिव मोड होते वो रमन एक्टिव कभी भी नहीं होते। दैट इज नोन एज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो जो रमन वाले हैं उसमें देखा आप, देखिए ये वाले बैंड मैच कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगाना था कि यार ये तो सेम चीज पे रमन पे भी दे रहा है। दूसरा, इसमें भी 244 पे है, यानी ये दोनों तो सेम है। और तीसरा वाला डिफरेंट है क्योंकि ये 480 है यहां IR वाले में, और जो रमन वाला है वो 471 है। आपसे ये पूछा है कि जो A1 मोड है, A1 डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 डैश मोड पूछा है, तो आप लोगों को किस तरीके से सोचना था। तो देखिए आप ये समझ गए होंगे कि IR एक्टिव मोड्स कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं जो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, पोलराइजेबिलिटी को जो चेंज करते होंगे वो रमन एक्टिव होते हैं, और जो चार्ज को शिफ्ट करते हैं, डायपोल मोमेंट को चेंज कर देते हैं, वो कौन से होते हैं, IR एक्टिव होते हैं। उसका एक सिंपल तरीका समझाया था, अगर उनके सामने X, Y या Z लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि किसी भी एक डायरेक्शन में वो शिफ्ट कर दे सेंटर ऑफ चार्ज को, A2 डैश के सामने Z लिखा हुआ है, इसका मतलब एक तो IR एक्टिव मोड कौन सा हो गया है, A2 डबल डैश प्लस X और Y, सीधी सी बात है, डब्ल्यू डीजेनरेट है तो ये ई डैश हो गया। तो IR एक्टिव मोड आपके पास ये आ गए हैं। जरा ध्यान से देखो, टोटल वाइब्रेशनल मोड्स तो ये रहे, उनमें से IR एक्टिव आपको पता ही चल गए। तो रमन एक्टिव वाले कौन से होंगे, तो A2 डैश को छोड़ दो और एक ई डैश को छोड़ दो, तो बचा क्या, A1 डैश